हिमालय के जंगलों में छिपा एक मठ है जहां 400 साल पहले नमस्कार। और अरुणाचल प्रदेश की एकदम बर्फ से जमी हुई रात। सोचकर ही ठंड लग रही है। हाँ बिल्कुल। और वहाँ एक ऐसा वीरान मठ है जहाँ पिछले 200 सालों से कोई इंसान फटका भी नहीं है। और उसी मठ की पहली मंजिल पर एक रहस्यमयी शीशा है। सही कहा। और वो शीशा ना सामने खड़े इंसान की शक्ल नहीं दिखाता, बल्कि 400 साल पुराना एक खौफनाक अनुष्ठान दिखा रहा है। आज की इस गहन चर्चा में हम ऐसे ही एक विषय में उतरने वाले हैं जो इंसान की समझ और भौतिक विज्ञान की सारी सीमाएं तोड़ देता है। बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसा विषय है जो हमारी वास्तविकता की नींव पर ही सवाल खड़े कर देता है। हम हमेशा से समय को एक सीधी रेखा मानते हैं ना, जो बीत गया वो अतीत है, जो चल रहा है वो वर्तमान है, और जो आएगा वो भविष्य है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर वो रेखा किसी बिंदु पर मुड़कर अतीत और भविष्य का एक ऐसा झरोखा बन जाए जिसे देखने के बाद इंसानी दिमाग अपनी सामान्य अवस्था में रह ही ना सके। क्लब और चौंकाने वाले हैं। हम द क्रॉनिकल ऑफ द टेम्पोरल मिरर के कुछ अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक ऐसे अज्ञात व्यक्ति की डायरी जैसी प्रविष्टियां हैं ना। हाँ, जिसने प्राचीन तांत्रिक विद्या, रस रसायन मतलब भारत की प्राचीन कीमियागिरी या जिसे अल्केमी कहते हैं, और टाइम ट्रैवल के एक ऐसे खतरनाक तिराहे पर कदम रखा जहां से वापसी का कोई सीधा रास्ता नहीं था। सही बात है। और हमारा उद्देश्य आज सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये सब आपस में कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस सफर पर निकलें, एक जरूरी संदर्भ देना बहुत आवश्यक है। हाँ, वो चेतावनी देना जरूरी है। बिल्कुल। इस पांडुलिपि में कुछ विचलित करने वाले तांत्रिक अनुष्ठानों, अघोर प्रथाओं और बलि का जिक्र है। हम यहाँ इन प्रथाओं का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम इन्हें सिर्फ कहानी के ऐतिहासिक और तथाकथित वैज्ञानिक दावों को समझने के लिए निष्पक्ष रूप से एनालाइज कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक संदर्भ सच में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस डायरी का नरेटर मतलब जो कथावाचक है, वो कोई साधारण पर्यटक नहीं है जो बस घूमने गया हो। हाँ, वो तो सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह विरक्त हो चुका है। बिल्कुल। वो एक ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहा है जहाँ वो दर्शन शास्त्र की भाषा में शून्यता की तलाश में है। उसे अपना शरीर और अपनी चेतना दो अलग अलग चीजें महसूस होने लगी हैं। और अक्सर जब इंसान का दिमाग इस तरह के वैराग्य की चरम सीमा पर होता है, तो वो उन आयामों को देखने के लिए ज्यादा रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील हो जाता है जिन्हें हम आम जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। और इसी शुद्धता की तलाश उसे भटकाते हुए अरुणाचल प्रदेश की सुनसान और बर्फीली पहाड़ियों में ले जाती है। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ जमा देने वाली ठंड, और मीलों तक किसी इंसानी आबादी का कोई नामो निशान नहीं। बिल्कुल। और इसी भटकाव में उसे एक खंडर हो चुका कपालिक मठ दिखाई देता है। वो रात की भयानक ठंड से बचने के लिए उस मठ में शरण लेता है। फिर आधी रात को उसे पहली मंजिल पर एक कोठरी की खिड़की से तेज रोशनी आती दिखती है। और वो खिड़की कोई आम खिड़की नहीं थी, है ना? अरे नहीं, उसमें 4 बाई 6 फुट का एक मोटा सफेद शीशा लगा हुआ था। इस बिंदु पर आके मुझे लगता है कि ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से निकल के किसी असंभव भौतिक घटना में बदल जाती है। सच में? क्योंकि जब वो उस शीशे के पार देखता है तो वहाँ जो दृश्य चल रहा था, बाप रे, वो किसी भी तार्किक इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल। शीशे के पार तेज रोशनी में 8 हाथों वाली महाकाली की एक विकराल मूर्ति स्थापित है। उसके ठीक सामने एक अघोरी साधु बैठा है और एक बेहद खौफनाक दिखने वाली कापालिनी है। मतलब कापालिक और कापालिनी वो तांत्रिक होते हैं जो मानव खोपड़ियों का उपयोग अपने अनुष्ठानों में करते हैं। हाँ, और वो कापालिनी पूरी तरह नग्न है और उसके गले में एक बंदर की खोपड़ी लटक रही है। और वहाँ सबसे विचलित करने वाली बात ये थी कि एक मासूम बच्चे की बलि का विभत्स अनुष्ठान चल रहा था। अरे बाप रे। अगर इसे हम आज की एनालॉजी से समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी ऐतिहासिक VR हेडसेट में कोई लाइव स्ट्रीम चल रही हो। हाँ, एक ऐसी लाइव स्ट्रीम जिसमें इंटरनेट की स्पीड के कारण कुछ सेकंड का डिले नहीं है, बल्कि उस कांच की सघनता और किसी अज्ञात रसायन के कारण पूरे 400 साल का डिले है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है, क्योंकि वो कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं थी। बिल्कुल नहीं, नहीं कोई रिकॉर्डिंग थी जो लूप में चल रही हो। वो एक सजीव घटना थी जो उसी पल घट रही थी। बस उसका पल हमारे वर्तमान से 400 साल पीछे था। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। डायरी के अनुसार नैरेटर
उस वीभत्स दृश्य को देखकर इतना घबरा जाता है कि वो पूरी ताकत से एक भारी पत्थर उठाकर उस शीशे पर मारता है। लेकिन वो शीशा टूटता नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, अंदर जो अनुष्ठान चल रहा था, उन लोगों को पत्थर के टकराने की कोई आवाज तक नहीं आती। हाँ, वे अपनी पूजा में मग्न रहते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? मतलब पत्थर लगा तो कोई तो आवाज आनी चाहिए ना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इसके पीछे का रहस्य तब खुलता है जब नैरेटर वहाँ से भागकर पास के एक मिलिट्री कैंप में जाता है। हाँ, वो उस गोरखा सिपाही को लेकर आता है ना। बिल्कुल, वो सिपाही उसे बताता है कि अरे ये मठ तो पिछले 200 सालों से पूरी तरह वीरान है। ये इलाका भूतिया माना जाता है। मतलब अंदर सिर्फ धूल की मोटी परतें और मकड़ी के जाले हैं। हाँ, कोई रोशनी नहीं, कोई मूर्ति नहीं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि नैरेटर ने जो देखा वो कोई वर्तमान की भौतिक घटना थी ही नहीं। ओहो। वो पत्थर उस कांच से टकराया जरूर, लेकिन जिस समय की घटना उस कांच में दिख रही थी वो पत्थर उस समय में मौजूद ही नहीं था। मतलब ध्वनि और कंपन समय की उस दीवार को पार ही नहीं कर पाए। बिल्कुल सही। ये तो किसी भी वैज्ञानिक के दिमाग को चकरा देने वाला है। एक खोजी दिमाग यही पूछेगा कि आखिर वो शीशा वहाँ आया कैसे, वो असल में था क्या। और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए नैरेटर अगले दिन सुबह के उजाले में उस मठ की तहकीकात करता है। हाँ, और उसे गुप्त तहखाने में एक लोहे के संदूक के अंदर 40 पतले ताम्रपत्र यानी तांबे के पन्ने मिलते हैं, जिन पर किसी अज्ञात लिपि में कुछ लिखा था। और कहानी की अगली अहम कड़ी तब जुड़ती है जब इन ताम्रपत्रों का अनुवाद कलकत्ता के एक जाने माने भाषा शास्त्री शिवनाथ जोशी करते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई आम लिपि नहीं है ना? हाँ, वो बताते हैं कि ये 400 साल पुरानी पाली से मिलती जुलती एक बेहद गूढ़ भाषा है। असल में ये आयुर्वेद और रस रसायन की एक दुर्लभ पांडुलिपि है। और इसके लेखक वेणी माधव भिष्यगर रत्न नाम के एक प्राचीन वैद्य और कीमियागर थे। बिल्कुल। यहाँ आकर ये विषय सचमुच बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि नैरेटर की खोज यही नहीं रुकती। उसे पता चलता है कि वेणी माधव के वंशज आज भी जीवित हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो अपनी इस खोज में बनारस पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात ब्रह्म माधव तांबणे से होती है। और फिर वे दोनों चंबा के घने जंगलों में रहने वाले उनके पिता अनंत माधव तांबणे से मिलते हैं। और अनंत माधव तांबणे इस पूरी पहेली की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। वे डायरी के नैरेटर को स्पष्ट करते हैं कि वेणी माधव कोई साधारण जड़ी बूटी वाले वैद्य नहीं थे। हाँ, तो वो क्या थे? वे प्राचीन रस रसायन विद्या के प्रकांड विद्वान थे। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि वेणी माधव ये सब स्वामी प्रज्ञानंद कपालिक के मार्गदर्शन में सीख रहे थे। एक मिनट, क्या ये वही भयानक साधु था जिसे नरेटर ने उस रात शीशे में देखा था? जी हाँ, बिल्कुल वही। रुकिए, तो क्या उस शीशे का निर्माण भी इसी रस रसायन के जरिए हुआ था? ये कालदर्शक शीशा आखिर काम कैसे करता था? देखिए, इस स्रोत के अनुसार ये केवल जड़ी बूटियों या कांच को पिघलाने का मामला नहीं था। ये तंत्र, ध्वनि विज्ञान और प्राचीन भौतिक विज्ञान का एक ऐसा जटिल मेल था जहां रसायनों के लेप और पारे के विशिष्ट तापन से कांच के आणविक ढांचे को ही बदल दिया गया था। मतलब उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल दिया था। हाँ। अगर हम इसकी तुलना करें तो ये आधुनिक क्वांटम फिजिक्स के क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी किसी अवधारणा की तरह लगता है। बिल्कुल, जिसे 400 साल पहले तंत्र और रसायन के माध्यम से भौतिक रूप दे दिया गया था। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा उलझ गया हूँ। एक तार्किक इंसान इस पूरी कहानी को सुनकर यही कहेगा कि अरे ये तो एक शानदार फैंटेसी है, कोई भी पक्के सबूत मांगेगा। हाँ, और डायरी के अनुसार नरेटर भी यही सोचता है। लेकिन तब अनंत माधव तांबणे उसे 400 साल पुराने वेणी माधव के हाथ के बनाए हुए कुछ चित्र दिखाते हैं। और उन चित्रों में जो बना था ना, वो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। सच में? मतलब एक चित्र में आधुनिक हवाई जहाज उड़ रहे थे, दूसरे में किसी महायुद्ध, शायद तीसरे विश्व युद्ध का भयानक दृश्य था। और जो तीसरा चित्र था, हाँ, वो सबसे ज्यादा डराने वाला था। उस तीसरे चित्र में खुद नरेटर की तस्वीर थी। ठीक 1 महीने पहले अमावस्या की बर्फीली रात को हाथ में पत्थर लिए उस मठ के शीशे के बाहर खड़े हुए नरेटर की हूबहू तस्वीर। स्रोत बताता है कि वो तीसरा चित्र उस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स है। अब मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक करने दीजिए, क्योंकि ये लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है। बताइए। जो आदमी 400 साल पहले मर चुका है, वो आज के एक अजनबी की बिल्कुल सटीक पेंटिंग कैसे बना सकता है? उसे कैसे पता कि 400 साल बाद कोई आदमी वहां पत्थर लेकर खड़ा होगा? वाह। तो जब इंसानी जिज्ञासा इस चरम पर पहुंच जाती है ना, जब सामने इतने बड़े रहस्य खुल रहे हों, तो इंसान अक्सर सारे खतरों को नजरअंदाज कर देता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ,
नरेटर तामने महाशय और बनारस के एक सिद्ध तांत्रिक तारानाथ भट्टाचार्य, ये तीनों तय करते हैं कि वे वापस अरुणाचल के उस कापालिक मठ में जाएंगे। उनका मकसद अब सिर्फ अतीत देखना नहीं था। नहीं, वे उस शीशे के जरिए खुद भविष्य देखना चाहते थे। और ये उनकी सबसे भयानक भूल साबित होती है। मतलब ब्रह्मांड के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें पर्दों के पीछे ही रहना चाहिए। बिल्कुल। जब वे उस खंडहर में पहुंचते हैं तो इस बार वे बच्चे की नहीं बल्कि पशु बलि देते हैं और एक जटिल तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं ताकि शीशे की ऊर्जा को फिर से सक्रिय किया जा सके। और अनुष्ठान के बाद जब वे उस कालदर्शक शीशे के बाहर देखते हैं तो रात की वो गहरी अमावस्या अचानक गायब हो जाती है। हाँ, शीशे के पार तेज दिन की चिलचिलाती रोशनी थी। एक विशाल बंजर मैदान में ऑटोमेटेड तोपें अपने आप आग उगल रही थी और आसमान से नीले रंग की एक वर्तुलाकार उड़न तश्तरी, जिसे हम यूएफओ कहते हैं, वो उतरती है। और उसमें से जो प्राणी बाहर निकलता है उसका विवरण डायरी में इतना सटीक और भयानक है कि किसी को भी पसीना आ जाए। सच में स्रोत में उस प्राणी का जो शारीरिक विवरण है वो पृथ्वी के जीव विज्ञान के किसी भी नियम में फिट नहीं बैठता। बिल्कुल नहीं। उस प्राणी का माथा बहुत बड़ा और गोल था और माथे के ठीक बीच में एक बड़ी सी तीसरी आंख थी। और उसकी कोई नाक भी नहीं थी ना? हाँ, बस मुंह की जगह एक पतली सी फांक थी। कानों की जगह झींगुर जैसी मूछें ऊपर की तरफ उठी रही थी। बाप रे। और सबसे अजीब बात, उसके 3 पैर थे जिनसे वो 50-50 फुट लंबी छलांगे लगा रहा था। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या वो प्राणी भविष्य में पृथ्वी का ही निवासी था या किसी महायुद्ध के रेडिएशंस के कारण इंसानों का म्यूटेशन होकर ये रूप बन गया था, या फिर जैसा कि तामने अनुमान लगाते हैं वो किसी अन्य नक्षत्र लोक यानी किसी दूसरे ग्रह का वासी था जो भविष्य में धरती पर आधिपत्य जमाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात को समझ पाते, वो प्राणी अचानक रुकता है और शीशे की तरफ मुड़ता है, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कोई उसे समय के उस पार से देख रहा है। बिल्कुल। वो अपने माथे की तीसरी आंख से एक बेहद तेज नीली किरण छोड़ता है। इसके बाद एक भयानक धमाका होता है। 400 साल पुराना वो कालदर्शक शीशा चकनाचूर हो जाता है और नरेटर को अपने शरीर में कांच चुभने के भयानक और असहनीय पीड़ा महसूस होती है। हाँ, और वो वही बेहोश हो जाता है। यह वो बिंदु है जहां समय के नियम टूटते हैं और भौतिक दुनिया पर इसका सीधा और विनाशकारी असर होता है। सही कहा। जब नरेटर 15 दिन बाद गैंगटोक के एक अस्पताल में होश में आता है तो उसे बताया जाता है कि मठ की उस कोठरी में शीशे का कोई टुकड़ा मिला ही नहीं। मतलब वो पूरी खिड़की खाली थी? हाँ, कोई कांच था ही नहीं वहां। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और तार्किक रहस्य है। तामने उसे समझाते हैं कि वो शीशा टूटा जरूर है और कांच उसके शरीर में छुपा भी है, लेकिन वो वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में टूटा है। बिल्कुल। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर शीशा टूट गया है और वहाँ कुछ नहीं है तो उस खाली खिड़की से हाथ आर पार क्यों नहीं जाता? क्योंकि शीशा भविष्य में टूटा है, इसलिए वर्तमान में उसका भौतिक अस्तित्व वहीं मौजूद है, बस वो हमारे समय के आयाम में अदृश्य हो गया है। अच्छा, मतलब वो गायब हो गया है पर है वहीं। हाँ, लेकिन इस घटना का परिणाम केवल एक शीशे का टूटना या शारीरिक चोट नहीं था। ये समय के ताने बाने और प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करने की बहुत भारी कीमत थी। क्योंकि बनारस लौटकर जब नरेटर अपने घर के आईने के सामने खड़ा होता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि समय के उस पार से आए भविष्य के उस प्राणी की किरण ने, जिसे वे शीशे का जहर कहते हैं। हाँ, उस टाइम पॉइजन ने उसके शरीर के सेलुलर स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल दिया है। उसका शरीर गले से लेकर कमर तक पूरी तरह पारदर्शी हो चुका था, ट्रांसपेरेंट। त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां, सब कुछ कांच की तरह आर पार दिखने लगा। हालांकि कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। स्वामी प्रज्ञानंद योगी के जटिल योग उपचार और कुछ विशिष्ट आयुर्वेदिक लेपों की मदद से महीनों की दर्दनाक मेहनत के बाद नरेटर का शरीर वापस सामान्य हो जाता है ना? हाँ, उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है, लेकिन असली श्राप अभी बाकी था। शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन समय के उस वर्जित झरोखे में झांकने की सजा उसकी आत्मा को मिल चुकी थी। हाँ, वो अंतिम श्राप। हाँ। जब वो पूरी तरह ठीक होने के बाद एक दिन नहाकर अपने आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे आईने में अपने पीछे किसी की परछाई दिखती है। और वो परछाई उसी 500 साल पुरानी कालजयी यानी अमर
कापालिनी की थी। बाप रे। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि भले ही नैरेटर ने रसायन और योग से अपना भौतिक शरीर ठीक कर लिया, लेकिन आज इस घटना के 50 साल बाद भी जब वो किसी भी आईने के सामने खड़ा होता है तो वो काली और खौफनाक कापालिनी हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके पीछे खड़ी रहती है। तंत्र विद्या में इसे तामसिक शक्ति का जुड़ना कहते हैं। मतलब एक ऐसी गहरी अंधकारमयी ऊर्जा जो समय की सीमाओं को पार करके इंसान की चेतना से हमेशा के लिए चिपक जाती है। उसने समय के पार एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद करना अब किसी इंसान के बस में नहीं था। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान और रहस्य को जानने की हमारी जो अंधी भूख है वो हमें किन अंधेरों में धकेल सकती है। रसायन विद्या, तंत्र और भौतिकी का ये अद्भुत संगम जो समय की सीमाओं को भी तोड़ सकता है, अपने साथ एक ऐसा अंधकार लाता है जो फिर कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कुछ दरवाजे इसलिए बंद रखे जाते हैं क्योंकि हम ये नहीं जानते कि उस पार से क्या इस पार आ सकता है। सही बात है। आज हम मल्टीवर्स और क्वांटम टाइम ट्रैवल की बातें बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन क्या इंसानी दिमाग सच में समय के उस पार की सच्चाई का वजन उठाने के लिए तैयार है? यह एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा ख्याल आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या ख्याल है? देखिए, आज हम अपने स्मार्टफोन, क्लाउड स्टोरेज और कैमरों के जरिए हर पल को डिजिटल स्पेस में कैद कर रहे हैं। हम अपना पूरा जीवन इंटरनेट के सर्वरों पर हमेशा के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। तो क्या हमारा ये इंटरनेट भविष्य के इंसानों के लिए एक विशाल कालदर्शक शीशा नहीं बन रहा है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोच कर देखिए, 400 साल बाद जब भविष्य के लोग हमारे इस डिजिटल शीशे में झांकेंगे और हमारे आज के दौर की क्रूरता, हमारे युद्ध और हमारे खोखलेपन को देखेंगे, तो क्या हम उनके लिए उतने ही खौफनाक और रहस्यमयी नहीं होंगे जितनी वो 400 साल पुरानी कापालिनी इस कहानी के नैरेटर के लिए थी? बिल्कुल। क्या वे हमें देखकर डरेंगे नहीं? श्रोताओं, इस रोमांचक और रहस्यमयी गहन चर्चा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए शुक्रिया। इन सवालों पर खुद विचार करते रहिए और सुरक्षित रहिए।